Hi dear learners of English, greetings. This is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to the fourth part of the lesson The Enemy, that is taken from a Flamingo NCERT class 12 English. The Enemy is written by Pearl S. Buck, and this session will be Hindi based, and we are going to give you the summary of this chapter in हिंदी के इस फोर्थ पार्ट में इसकी समरी में आप जानेंगे कि जो सदाव हैं उनके साथ स्टोरी के इस लास्ट हिस्से में क्या हुआ, और वह एनिमी जो कि एक अमेरिकन था जो कि समुद्र तट पर लहरों के द्वारा फेंक दिया गया था, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर सदाव ने किया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सदाव की क्या मानसिक स्थिति थी, नौकरों ने किस तरह से बगावत कर दी थी और वह काम छोड़ छोड़ करके जाने लगे थे, को अब हम जानेंगे। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में जब डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं, वह भी इस वजह से चूँकि वे एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते वे अपने जो उनकी कॉन्शियंस है उसको नहीं दबा पाते, और कॉन्शियंस की आवाज़ सुनकर के वे ये समझते हैं कि डॉक्टर का जो पहला फ़र्ज़ है वह है किसी व्यक्ति की जान बचाना, और उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए वे हर भरसक प्रयत्न करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन जो है वह सक्सेसफुल भी रहता है। ऑपरेशन हो जाता है, वह उसको जांच करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि उसके टाँकों का हाल अच्छा है, लेकिन डॉक्टर सदाव के माइंड में कहीं ना कहीं यह चल रहा होता है कि अब उनको आगे क्या करना है, क्योंकि एक अमेरिकन को घर में रखना एक बहुत बड़ा रिस्क था। और उस रिस्क के मद्देनज़र आपने देखा कि जब उनके मन में अशांति थी और वह लगातार इस बात को लेकर के डिस्टर्ब थे, तो हमने दो इवेंट्स आपके लिखी थी, फर्स्ट हैपनिंग और सेकंड हैपनिंग, जिसमें जो एक मैसेंजर आया था, और सेकंड हैपनिंग में आपने देखा था कि किस तरह से सर्वेंट्स जो थे सारे घर छोड़ करके चले गए थे। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने जनरल से मीटिंग की थी, और मीटिंग में डॉक्टर सदाव से जनरल ने कहा था कि वह उनको कुछ असासिन्स भेज देंगे। असासिन का मतलब है कुछ किलर्स भेज देंगे, शार्प शूटर्स भेज देंगे, जो उस व्यक्ति को इस तरह से फिनिश कर देंगे कि डॉक्टर सदाव के लिए परेशानी नहीं होगी। अब इस पॉइंट नंबर 17 में, जिसका हमने टाइटल दिया है एप्रीहेंशन ऑफ डॉक्टर सदाव, एप्रीहेंशन का मतलब है डॉक्टर सदाव की चिंता। अब देखते हैं डॉक्टर सदाव की क्या चिंता रही है। देखिए, डॉक्टर सदाव चूँकि एक बहुत ही घरेलू सोच वाले इंसान हैं और वह अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो जब वह जनरल टकीमा के पास से मीटिंग करके आ रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात थी कि अगर वे इन असासिन्स वाली बात को हाना को बता देते हैं तो यह बड़ी परेशानी की बात होगी, क्योंकि हाना एक बहुत ही साधारण और सरल हृदय वाली महिला थी, और इस बात को छिपाना बहुत ज़्यादा सदाव के लिए ज़रूरी था, नहीं तो हाना बहुत ज़्यादा डर जाती। सदाव के दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि यदि वह गवर्नमेंट जो शासन कर रही हो, वे रूलर्स जो शासन कर रहे हो, अगर उनकी बात को अपोज किया जाए तो उनका क्या हाल होता है। वह इस बात को उन असैसिन्स, उन हथियारों और उस अमेरिकन जो प्रिजनर है उसको लेकर के ये बात सोच रहे थे। उन्होंने एक भी रीज़न को अपने दिमाग में आने से रोक दिया और उन्होंने अपने दिमाग को उन सारी बातों पर फिक्स कर लिया जो कि उस समय उनकी ज़रूरत थी। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, वह अमेरिकन जहां पर आराम कर रहा था, जो उनके फादर का कमरा था, वे वाले कक्ष की तरफ गए और वहां पर जाकर के उन्होंने सोचा कि वह अपने बेड में होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्होंने पाया कि वह अमेरिकन तो अपने बेड में है ही नहीं, और ये उनके लिए एक बड़ी सरप्राइज़ की बात थी। वह तो बाहर गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। सदाव ने बड़ी तेज़ी से उनसे पूछा, चौंक कर पूछा कि भाई ये सब क्या है, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन किसने दी? तो इस पर बड़े खुश अंदाज में, गेली मीन्स हैप्पी अंदाज में, उस अमेरिकन ने कहा, अरे मुझे किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी परमिशन का इंतज़ार नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी मुझे इस साइड में, उसने एक तरफ इशारा करके कहा जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, कि मुझे इस साइड में थोड़े मेरे मसल्स स्टिफ हैं, मेरे मसल्स खींच रहे हैं। सदाव ने चौंक कर पूछा, अच्छा ऐसा? अब चूंकि डॉक्टर सदाव डॉक्टर थे और आप जानते हैं कि वह डॉक्टर वाली फीलिंग और डॉक्टर वाली सोच की वजह से उन्होंने एक शत्रु का भी ऑपरेशन करके उसकी जान बचा दी थी। तो यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे कि
जब टॉम ये कहता है कि मेरे यहाँ पर खिंचाव है, तो जो डॉक्टर सदाव हैं वह चौंक जाते हैं और फिर वह सारी जो दिल के अंदर और दिमाग के अंदर उनके जो मैलिस थी, जो कड़वाहट थी, उसे भूल जाते हैं और फिर खो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें यहाँ पर परेशानी है, मसल्स तुम्हारे यहाँ पर खींचते हैं। अच्छा, तुमने क्या वो सब नहीं किया जो मैंने तुम्हें इसके ट्रीटमेंट के लिए बताया था? ही मरमट, वह बड़बड़ाया। ही लिफ्टेड हिज एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने उस व्यक्ति की शर्ट का एक किनारा उठाया और हीलिंग का मतलब है उस सही होते हुए दाग को देखा। दाग मतलब उस स्कार को देखा जो कि अब घाव सही होने लगा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पर मसाज करो, थोड़ा थोड़ा जो है तुम्हारा ये घाव ठीक होने लगेगा। अगर एक्सरसाइज ज़्यादा भी काम नहीं करती है, उस व्यक्ति ने कहा, तो ये मुझे अब ज़्यादा घाव परेशान नहीं कर रहा है। उसका चेहरा जो था गॉन्ट मीज बहुत ज़्यादा वीक था। उसके चेहरे के ऊपर सफ़ेद ब्लॉन्ड बाल उगाए थे, अर्थात दाढ़ी जो थी मक्का जैसे बालों वाली शाइनी वाइट कलर की दाढ़ी उसके उगाई थी, जिनको आप सुनहरे बाल या पीले बाल कह सकते हैं। और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप जैसे अच्छे जैपनीज़ से कभी नहीं मिला, और अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। सदाव ने अपना जो है अपने सिर को झुकाए रखा। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। टॉम ने वार्मली इस मतलब गर्मजोशी के साथ अपनी बात को कहना जारी रखा, और उसके जो पतले पतले हाथ थे जो कि चेयर पर रखे हुए थे, उसकी वाइट नकल्स का मतलब है उंगलियों के पीछे का वह हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, वह बिल्कुल वाइट था, और उससे उसके उस स्किन टेक्सचर का पता चलता था कि वह बिल्कुल प्योरली अमेरिकन था। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे टॉम कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे सारे जापानीज होते तो शायद कभी जंग नहीं होती। सदाव ने बड़ी डिफ़िकल्टी से कहा, हाँ शायद, और अब मुझे लगता है कि तुम जाओ वापस और बिस्तर पर लेट जाओ। सदाव ने यहाँ पर बात काटी क्योंकि वह टॉम के साथ बहुत ज़्यादा बात में एंगेज नहीं होना चाहता था। डॉक्टर सदाव ने इतना ही नहीं किया बल्कि टॉम को बेड पर ले जाने में मदद की और उसको गुड नाइट कहकर वहाँ से विदा ली। सदाव पूरी रात सही से नहीं सो सके क्योंकि बार बार उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। और आप जानते हैं जब कुछ दिमाग में चल रहा होता है, किसी चीज़ का शक होता है, तो बिल्कुल वैसे ही चीज़ें रिलेट करने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि रात में कोई आएगा और यह बात निश्चित है किसी का आना, तो हल्का सा अगर पत्ते भी हिलते हैं तो आपको लगता है जैसे मानो वह व्यक्ति अंदर की तरफ बढ़ रहा हो। चूँकि आपकी सोच बनी हुई होती है तो आप हर कदम को, हर एहसास को इस तरह से जोड़ते हैं जैसे कि मानो कोई घास पर चल रहा हो। अगर हवा भी चलती है तो आपको लगता है कि जैसे कोई आगे कदम बढ़ा रहा हो। यही हालत सदाव की भी थी। पत्तियों के सरसराने की आहट से सदाव को लगता था कि शायद किसी ने टहनी खींची है। अब कोई स्टोन गार्डन के अंदर किसी की ठोकर से इधर उधर हुआ है, शायद कोई आ रहा है। आप जानते हैं कि जैसे कि जनरल टकीमा ने कहा था कि रात को असासिन्स भेजे जाएंगे और वे जाकर के उस टॉम को किल कर देंगे, वही उसके दिमाग में चल रहा था। कैसे कैसे करके सुबह हुई और सुबह होते ही डॉक्टर सदाव किसी तरह से बहाना करके, क्योंकि वह अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहते थे कि आखिर मामला क्या है, वह नेक्स्ट मॉर्निंग बहाना करके तुरंत कहाँ पर पहुँचे? वह गेस्ट रूम में पहुँचे जहाँ पर वह अमेरिकन आराम कर रहा था। और अगर अमेरिकन वहाँ से जा चुका होता तो उनका इरादा था कि वह सीधे सीधे से जा कर के हाना को बता देते और फिर हाना से कह देते कि जनरल ने कुछ ऐसे निर्देश दिए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उनकी तो सोच ही बदल गई। उन्होंने देखा कि तकिए के ऊपर आराम से शैगी मतलब झबरेदार सिर वाला, यानी जिसके सिर के बाल, दाढ़ी के बाल बड़े हुए हों, वह व्यक्ति तो तकिए पर सर रखकर आराम से सो रहा है और सदाव उसके चैन से सोने की आवाज़ लगातार सुन सकते थे। और उन्होंने ये सुन करके दरवाज़ा बड़ी शांति के साथ फिर बंद कर दिया। ही इज़ अस्लीप, हाना से वह बोले, सो रहा है और उसकी जो नींद है वह काफ़ी पहले से बेहतर है। हाना ने धीमे से अपनी पुरानी स्टाइल में पूछा कि यदि ये व्यक्ति सही हो जाता है तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं? इस बात पर सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू। और सदाव ने कहा कि हम
आज कल में ही इस बात का डिसीजन ले लेंगे। सदाव को लगा कि अगर आज रात उसकी हत्या नहीं हो पाई तो शायद वह दूसरी रात आएगी जो कि उसको टॉम से छुटकारा दे देगी। अब दूसरी रात भी आ गई। अब दूसरी रात जो थी कुछ अलग ही तरह से खतरनाक सी थी। एक तो मन के अंदर काफ़ी दहशत थी, बहुत सारे विचार चल रहे थे। वहाँ पर इसके ऊपर से और ज़्यादा परेशानी का कारण बन करके बारिश आ गई, तेज़ हवाएं चलने लगीं, आंधी जैसा मौसम हो गया और पत्तियों का सरसराना, टहनियों का हिलना और पार्टीशन के दरवाज़ों का चरचराना, ये सारी चीज़ों ने माहौल को और दहशतनाक बना दिया। अब सदाव ने अपनी पत्नी को तो ये सारी बातें बताई नहीं थीं और वह रात भर परेशान रहा। अचानक से जो थी बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई और ऐसा लगा जैसे आंधी और बारिश तेज़ हो गई हो। हाना एक तेज़ आवाज़ से उठ बैठी और हाना ने कहा कि क्या हमें जाकर के उस व्यक्ति का पार्टीशन बंद नहीं कर देना चाहिए। तो डॉक्टर सदाव ने एकदम से झटका लेकर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल हमें बाहर नहीं जाना है और आप बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। अब जब दूसरी रात पास हुई और फिर डॉक्टर सदाव बहाना करके इस टॉम के कमरे में पहुंचे तो टॉम तो अभी भी वहीं था, उसका कोई भी उसकी हत्या नहीं हुई थी और वो पहले से बेहतर नज़र आ रहा था। डॉक्टर सदाव ने सोचा कि शायद तीसरी रात आएगी और तीसरी रात में शायद उसका काम तमाम हो जाए और उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। तीसरी नाइट भी आ गई। अब की बार हवाएं और तेज़ चल रही थीं, बारिश बहुत तेज़ थी रात में और जो सारा दृश्य था वह पहले से भी ज़्यादा भयंकर था। डॉक्टर सदाव को एक एक क्षण ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आने वाला है, कोई चल रहा है। पानी जो था शेड्स से टपक रहा था। सदाव हालांकि पिछली 2 रातों से थके हुए थे, इसलिए वह थोड़ा बेहतर होकर के सो गए थे। तभी वह किसी क्रैशिंग की आवाज़ से अचानक से तेज़ी से उठ बैठे। हाना ने कहा, यह क्या है? हाना तेज़ बोली। हाना के तेज़ बोलने से उनका बेबी जाग गया और वेल उसने भी रोना शुरू कर दिया। हाना ने तुरंत कहा, मैं जाती हूँ और जाकर के देखती हूँ कि आवाज़ कैसी है। आज तो डॉक्टर सदाव को ये निश्चय हो चला था कि असासिन्स आ गए हैं और वह उसकी हत्या ज़रूर करेंगे। ये बात हाना को अभी भी डॉक्टर सदाव ने नहीं बताई थी। डॉक्टर सदाव ने हाना को हाथ पकड़ करके रोका और कहा कि नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगी। हाना को ये देख करके बड़ी हैरत हुई कि डॉक्टर सदाव किस तरह की आज एक्टिविटी कर रहे हैं, ना जा रहे हैं ना जाने दे रहे हैं, चेहरे से परेशान लग रहे हैं। इस पर सदाव से हाना ने कहा, आखिर आज आपको क्या हो गया है? डॉक्टर सदाव ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। उनके चेहरे से जो टेरर था वह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर सदाव की घबराहट ने हाना को परेशान कर दिया। हाना जैसे मानो उसकी सांस ही रुक गई हो, वहाँ पर खड़ी हुई थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। चारों तरफ शांति थी, अब कोई आवाज़ इस तरह की सामने नहीं आ रही थी। सदाव हाना को दोबारा से बिस्तर तक ले आए और उनको बिस्तर से नीचे उतरने के लिए डॉक्टर सदाव ने मना किया और बेबी को अपने बीच लेटा करके वे दोबारा से आराम करने के लिए लेट गए। अब यहाँ पर हम आते हैं पॉइंट नंबर 18 पर और पॉइंट नंबर 18 में हम देखने जा रहे हैं कि इनका टाइटल है डॉक्टर सदाव्स प्लान। तो इस 18 पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि डॉक्टर सदाव का क्या प्लान है। तो आपने देखा कि अभी तीसरी रात चल रही थी और हाना को डॉक्टर सदाव ने जाने से रोका था। अभी बात क्या हुआ कि जैसे ही मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग होते ही डॉक्टर सदाव ने फिर बहाना किया और वह गेस्ट रूम पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अरे यंग मैन तो अभी भी वहां पर है और आज तो वह जागा हुआ था, वह बहुत खुश था, उसने अपने चेहरे को धोया था, वह अपने पैरों पर खड़ा था। टॉम ने एक दिन पहले उनसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उनको एक रेज़र अवेलेबल करा दिया जाए, तो डॉक्टर सदाव ने उसको रेज़र अवेलेबल करा दिया था ताकि वह अपनी शेव कर सके। और अब तीसरी सुबह जब डॉक्टर सदाव ने उसको आकर के देखा तो उन्होंने पाया कि वह तो शेव करके बिल्कुल साफ सुथरा वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन शेव के बाद जो उसका दिखने वाला चेहरा है वह बहुत ही ज़्यादा
कमज़ोर, फेंट मीन्स बहुत ही एनीमिक, खून से कमी वाला चेहरा दिख रहा है और उसके गाल पीले पड़े हुए हैं। उसने बड़ी खुशी से टॉम ने डॉक्टर सदाव से कहा कि मैं अब ठीक हूँ। सदाव ने उसके किमोनो को खींचकर टाइट किया। किमोनो वह ड्रेस है जो कि जापानीज लोग पहनते हैं और सदाव ने उसको जापानीज ड्रेस पहनने के लिए दे दी थी। वह इतना कमज़ोर था कि डॉक्टर सदाव ने खुद उसके किमोनो को खींच करके टाइट किया, क्योंकि वह अभी इस स्थिति में नहीं था कि अपने किमोनो को खींच करके टाइट कर ले। डॉक्टर सदाव के माइंड में चल रहा था कि क्या अभी एक रात और आनी है, लेकिन डॉक्टर सदाव अब तीसरी या चौथी किसी अन्य रात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि हालांकि वह इस यंग मैन की लाइफ से कोई केयर नहीं करते, लेकिन अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हालांकि वे ये भी जानते थे कि इस व्यक्ति के बारे में सोचना उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा लाभ की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वे इस व्यक्ति से अभी तक जुड़े हुए थे। डॉक्टर सदाव ने कहा और उसकी बात से एग्री हो गए कि हाँ तुम ठीक हो। टॉम के ये कहने कि मैं ठीक हूँ और डॉक्टर सदाव के ये जवाब देने कि हाँ आप ठीक हैं के बीच में डॉक्टर सदाव ने इतनी बातें सोच ली थी। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी रखी और बोला कि अब तुम इतने ठीक हो कि मुझे लगता है कि अगर मैं एक बोट किनारे से बांध दूं आज की रात और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फूड और क्लोथिंग तुम्हारे लिए रख दूं, तो मुझे लगता है कि तुम नाव को तैरा करके सामने वाले आइलैंड तक कम से कम जा सकते हो। और उस कोस्ट तक जाने के बाद, जो कि अभी जिसकी किलाबंदी नहीं की गई है, अर्थात पुलिस की पहुंच वहां तक नहीं है और वहां पर पुलिस अभी लगी हुई नहीं है, तो वहां तक जा सकते हो। सामने वाले उस टापू पर कोई भी अभी तक नहीं रहता है। आपको याद रहे कि उसी टापू की बात चल रही है जो कि स्टोरी के शुरू में जिसको जीतने की बात सदाव के पिता किया करते थे। यानी आज सदाव उस व्यक्ति की हेल्प करके उसको बोट अवेलेबल कराकर उसमें कुछ खाना और कुछ कपड़े रख करके उसको सामने वाले टापू तक पहुंचाने के लिए तैयार थे और वह उसको तैयार कर रहे थे, मानसिक स्थिति उसकी तैयार कर रहे थे कि वह अब इतना सशक्त है कि वह सामने अपनी जान को बचाने के लिए वहां पर जा सकता है। और उसको बोले कि वहां पर कोई नहीं रहता है। तूफान के दिनों में यह टापू पानी के अंदर डूब जाता है और अच्छी बात यह है कि आजकल कोई तूफान का सीजन नहीं है। और टॉम को बोला कि तुम वहां पर जब तक रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट तुम्हारे पास से नहीं गुजरती, और फिर उसके बाद अगर कोई बोट गुजरती है तो तुम उसको इशारा करके उसमें बैठ करके आगे निकल जाना। और बहुत सारी बोट्स मतलब नाव या जो भी आपकी नौकाएं हैं वह इस पानी से होकर के बहती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा है, जहाँ पर सामने वाले टापू का जो है शोर है, किनारा है। वह टॉम वह स्ट्रेंजर डॉक्टर सदाव को ऐसे देख रहा था जैसे मानो कि डॉक्टर सदाव न जाने क्या बातें कर रहे हैं। डॉक्टर सदाव ने पूछा, क्या आपको सारी बातें समझ में आ गईं? कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है और ये भी बात दुनिया से छिपी नहीं है कि तुम हमारे पास रह रहे हो। यंग मैन ने सीधे सीधे से गर्दन हिलाई और गर्दन हिला करके डॉक्टर सदाव को सहमति दी। यहाँ पर जो नोडिड है, नोडिड का मतलब है गर्दन हिला करके सहमति देना, और केवल उसने एक शब्द बोला, ठीक है। डॉक्टर सदाव उससे दोबारा फिर शाम तक नहीं मिले। जैसे ही शाम हुई और जैसे ही अंधेरा बढ़ा, उन्होंने एक मजबूत नाव जो कि उन्होंने पानी में बांध कर रखी थी उसको खोला, उसके अंदर कुछ खाना रखा, उसके अंदर बॉटल्ड वाटर रखा, यानी वह सारी ज़रूरत के सामान उसके अंदर रख दिए जो कि उस टॉम के लिए ज़िंदगी 1 और 2 दिन गुजारने के लिए काफ़ी थे। हुआ ये था कि डॉक्टर सदाव ने कुछ रज़ाइयों का जो है पॉन शॉप का मतलब होता है कि डॉक्टर सदाव ने कुछ रज़ाइयों का इंतज़ाम एक पुरानी सामान की दुकान से किया था। और अभी जो चंद्रमा था वह अभी पूरे प्रकाश की स्थिति में नहीं था, अर्थात फुल मून का समय नहीं था। कुल मिलाकर ये कह सकते थे कि रात के समय में टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं थी और इतनी रोशनी थी कि वह अपने रास्ते को अच्छे से देख सकता था। जब वह सदाव अपने घर पर शाम को लौटे तो उन्होंने घर में इस तरह से एंट्री की जैसे कि मानो कि वह ऑफिस से बैक आ रहे हों, वापस आ रहे हों। हाना को कुछ भी पता नहीं था। हाना ने डॉक्टर सदाव के आते ही वही घरेलू बातें करनी शुरू की कि यूमी आज यहाँ पर हमसे मिलने आई थी और उसने बताया कि उसने आज जो शाम का खाना है वो भी तैयार किया था।
हालांकि ये दोनों बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। जैसे कि आप भारतीय रीति रिवाजों में अक्सर देखते हैं कि पति पत्नी किसी शर्म या किसी ट्रेडिशन की वजह से साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं। ऐसा ही कुछ सदाव के परिवार में था। यूमी बेबी की वजह से रो रही थी, ये बात हाना ने सदाव को बताई और सदाव को ये भी बताया हाना ने कि यूमी बच्चे की वजह से परेशान थी और बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सर्वेंट्स भी आ जाएंगे, डॉक्टर सदाव ने कहा। जैसे ही ये एनिमी जाएगा, ये टॉम, ये स्ट्रेंजर हमारे यहाँ से जाएगा, वैसे ही जो नौकर हैं वह भी आ जाएंगे। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 19 पर, और पॉइंट नंबर 19 में आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 19 को हमने टाइटल दिया है एस्केप ऑफ टॉम, यानी टॉम किस तरह से बचकर निकलता है सदाव की हेल्प से। आइए इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 19। अब डॉक्टर सदाव गेस्ट रूम में गए। गेस्ट रूम में जानते हैं आप, ये तीसरे दिन होने वाली जो सुबह थी उसकी शाम है और सारा प्रबंध वह कर चुके थे। बोटल्ड वाटर और खाने वगैरह की बात आप समझ चुके हैं। वह उस पेशेंट के पास, टॉम के पास गए, उसके बेड पर पहुंचे। उस अमेरिकन का उन्होंने टेम्परेचर लिया, उसके घाव की स्थिति जांची, उसकी हार्ट बीट्स नापी, उसका पल्स रेट पता किया और उसकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने उसको वहाँ से निकालने की सोची। इस समय टॉम का थोड़ा सा एक्साइटमेंट की वजह से पल्स रेट बढ़ा हुआ था। हालांकि इस नौजवान के होंठ थे वे बहुत भींचे हुए थे और उसकी आंखें कुछ सोच करके बहुत ज़्यादा जल रही थीं और इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर के उसके जो गले के ऊपर कुछ निशान थे वह रेड हो रहे थे। उसने डॉक्टर सदाव से कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है मेरा जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सदाव ने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल किसी का कोई जीवन नहीं बचा रहा हूँ और ये तो एक असुविधा है जो तुम्हारे यहाँ पर रहने से मुझे हो रही है। डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहते थे कि वह टॉम से किसी प्रकार की हमदर्दी रखते हैं। हालांकि आप ये जानते हो कि इस तरह का कार्य सीधे सीधे दर्शाता है कि डॉक्टर सदाव के हृदय में दया तो थी ही। वह काफ़ी हेजिटेट कर रहे थे उस व्यक्ति को टॉर्च की लाइट दिखाने में। डॉक्टर सदाव को लगता था जैसे ही रात होगी वैसे ही टॉर्च की लाइट से पुलिस कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उन्होंने बहुत बार सोचा कि उसे टॉर्च की लाइट दी जाए या न दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाव के अंदर की जो इंसानियत थी वह नष्ट नहीं हुई और डॉक्टर सदाव ने उसको अपनी टॉर्च दे दी। और ये वह टॉर्च थी जो डॉक्टर सदाव उस समय यूज़ किया करते थे जब वह रात में ड्यूटी से वापस लौटा करते थे। डॉक्टर सदाव ने कहा यदि कोरियन बोट मिलने से पहले तुम्हारा खाना समाप्त हो जाए तो तुम्हें मुझे सिग्नल देना होगा 2 फ्लैश लाइट्स का, और ये सिग्नल तुम्हें उस समय देना है जिस समय सूर्य छुप रहा हो होराइजन में, यानी क्षितिज में। जब शाम का समय हो तो तुम्हें मुझे सिग्नल देना है और सिग्नल बहुत ज़्यादा डार्कनेस होने पर नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा डार्कनेस होने पर यह समस्या हो सकती है कि जब तुम फ्लैश लाइट दिखाओ तो पुलिस के द्वारा पकड़े जा सकते हो, और अगर तुम आग जलाओगे तो भी तुम्हें वहाँ पर पकड़ा जा सकता है, और अगर तुम्हारा खाना समाप्त हो जाए तो तुम्हें वहाँ से कच्ची मछली पकड़ करके खानी पड़ेगी। अगर तुम आग जलाते हो तो वह आग दिखाई देगी। इस पर इस टॉम ने कहा ओके ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जैपनीज क्लोथ। अब इस टॉम को जैपनीज क्लोथ पहना दिए गए जो कि डॉक्टर सदाव ने उसको दिए थे, और एक क्षण के बाद ही उसने उसके ब्लॉन्ड चेहरे पर, यानी उसके जो गोरा सा चेहरा था और सफ़ेद दाढ़ी थी उसके पीले कलर की, उसके ऊपर एक काला कपड़ा बांध दिया ताकि वह दूर से पहचान में ना आए। वह यंग अमेरिकन बिल्कुल जैपनीज क्लोथ्स में खड़ा हुआ था जो कपड़े सदाव के द्वारा उसको दिए गए थे। उसी क्षण डॉक्टर सदाव ने एक काला कपड़ा उस अमेरिकन की दाढ़ी पर बांध दिया ताकि वह दूर से पहचाना न जा सके। वह यंग अमेरिकन अभी भी बिना कोई शब्द कहे चुपचाप खड़ा हुआ था। सदाव ने उसके साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसके साथ चल करके बाहर गार्डन से होते हुए अंधेरे में समुद्र के किनारे तक आए। वह टॉम अब नाव में आगे बढ़ चुका था। सदाव ने वहाँ पर खड़े होकर के वेट किया। उसने 1 और 2 बार बीच बीच में
थोड़े समय के लिए जलाई गई लाइट की रोशनी को देखा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे रास्ता भी दिख जाए और जो रोशनी पैदा हुई थी टॉर्च से वह पकड़ी भी ना जा सके और इस तरह से उस पर शक भी नहीं होगा। डॉक्टर सदाव ने वहाँ पर खड़े होकर के इंतज़ार किया जब तक कि फ्लैश लाइट आने की उम्मीदें बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई और डॉक्टर सदाव को लगा कि वह निश्चित रूप से अब किनारे पर जाकर के सामने वाले टापू के किनारे पर जाकर लग चुका होगा। वह अंदर आए चुपचाप, उन्होंने पार्टीशन बंद कर दिया और इस रात वह बड़े सुकून से सोए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 20 के अंदर हम देखेंगे कि डॉक्टर सदाव का अब क्या प्लान है और वह कैसे इस स्थिति को मैनेज करेंगे। इसका हमने पॉइंट नंबर 20 का जो टाइटल रखा है वो रिपोर्टिंग बाय सदाव, यानी सदाव अब फिर रिपोर्टिंग करेंगे जनरल टकीमा को जाकर के कि क्या हुआ, वह अभी तक जो टॉम है वो मारा नहीं गया, इस पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 20 के अंदर जो हमारा पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग टू द जनरल। अब डॉक्टर सदाव को ठीक जनरल के पास दिखाया जाता है। जनरल बात कर रहे हैं डॉक्टर सदाव से, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई है और जनरल टकीमा कहते हैं कि अच्छा तो तुम कहते हो कि वह आदमी बच गया। अभी जनरल टकीमा का ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले ही हुआ था और वह एक इमरजेंसी ऑपरेशन से अभी 1 रात पहले ही निकल करके बाहर आए थे और फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। और अभी सदाव को ये तक श्योर नहीं था कि क्या जनरल अभी तक जीवित रह पाएंगे। एक्चुअली उनके गाल ब्लैडर के अंदर जो था इन्फेक्शन था और अब इस व्यक्ति में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जब इसने सांस लेना शुरू किया था और खाने की डिमांड की थी। डॉक्टर सदाव इस स्थिति में असासिन्स के बारे में पूछ नहीं सकते थे, हालांकि उनके दिमाग में ये बात लगातार चल रही थी कि वह असासिन्स इन्होंने क्यों नहीं भेजे, लेकिन वह पूछ नहीं पाए क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरह की थी। लेकिन वह ये अच्छी तरह से समझ गया था कि वह असासिन्स अब कभी नहीं आएंगे। सर्वेंट्स डॉक्टर सदाव के घर लौट चुके थे और उन्होंने गैस रूम को पूरी तरह से साफ कर दिया था। वहाँ पर सल्फर को जला करके उन्होंने वाइट मैन की जो स्मेल थी, एक पर्टिकुलर स्मेल जो उस व्यक्ति के आने से वहाँ पर फैल गई थी, उसको उन्होंने क्लीन किया और अब गार्डनर भी वापस आ चुका था, दूसरे सर्वेंट्स भी वापस आ चुके थे। तो इस तरह से अब फिर बात जनरल टकीमा पर आती है। इस सारी स्थिति को 1 हफ्ता बीत चुका था और 1 हफ्ता बीतने के बाद अब डॉक्टर सदाव को लगने लगा था कि अब जनरल से बात की जा सकती है उस प्रिजनर के बारे में और असासिन्स के बारे में। और वह फिर से जनरल टकीमा के पास गए और जाकर के उन्होंने कहा, योर एक्सीलेंसी, वह तो बचकर भाग गया। सदाव ने उनसे बोला। वह थोड़ा खांसा, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति होती है। यह बात इस बात को सिग्निफाई करती थी कि जो भी वह बोल रहा है वह किसी भी तरह से जनरल को फर्दर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। डॉक्टर सदाव की बात को सुनते ही जनरल टकीमा ने आंखें खोली और कहा, दैट प्रिजनर, अच्छा आप उस प्रिजनर की बात कर रहे हो। हालांकि वे बहुत कमज़ोर थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को लगाकर बात किया और आगे बात कही कि क्या मैंने तुमसे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उस प्रिजनर को अपने असासिन्स के हाथों से उसको मरवा दूंगा, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। सदाव ने कहा, यू डिड एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी आपने करवा तो दिया, आप ही ने तो करवाया है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सदाव ने उसको भगा दिया और यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि एक्सीलेंसी आपने ही तो किया है। यानी डॉक्टर सदाव ये जताना चाहते थे कि उन्होंने जो असासिन्स भेजे हैं उन्होंने ही उसको वहाँ से गायब किया है। इस बात का सीधा जवाब न देते हुए, हालांकि जनरल टकीमा जो कि एक बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान है, उन्होंने कहा इस बात को टालते हुए, चूँकि वे अपने ऊपर भी नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है। उस ओल्ड मैन ने बड़े चौंकने वाली टोन में कहा, हाँ मैंने करवा दिया, बट लेकिन तुम ये बात जानते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार था, क्या ये बात सच नहीं है? और मेरे को इस बीमारी में बस एक ही ध्यान था और वो था क्योंकि मैं अपने जीवन को किसी भी तरह से बचाना चाहता था। और अगर मैं सच बात कहूँ तो जनरल टकीमा ने यहाँ पर इशारा किया कि मैं ये बात बिल्कुल भूल गया था कि मुझे आपके पास असासिन्स भी भेजने हैं। इस पर डॉक्टर सदाव ने हल्की सी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा कि मैं इस बात को सोच रहा था। जनरल ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि हाँ, ये हालांकि मेरे लिए एक बहुत केयरलेसनेस वाली बात है,
लेकिन अगर तुम इस बात को समझ सको तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किसी भी देशभक्ति की कमी का सूचक नहीं है और ये किसी भी तरह की ड्यूटी में कमी का सूचक नहीं है। यानी यहाँ पर जनरल कहना चाहते हैं कि ये मेरी एक मजबूरी थी। उन्होंने बड़ी बेचैनी से डॉक्टर को देखा। आप और डॉक्टर सदाव से बोले कि आप जानते हो कि अगर ये मैटर खुल कर के बाहर आ जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस पर डॉक्टर सदाव ने कहा, हाँ योर एक्सीलेंसी, ये तो मैं जानता हूँ कि यदि ये सारी बात दुनिया के सामने खुल जाती है तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस पर जनरल ने कहा कि तुम्हारी उस मेहनत का मुझे दाद देनी पड़ेगी, मुझे प्रशंसा करनी पड़ेगी जो कि तुमने एनिमी को लेकर के ये सारे काम किए हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पर गर्व है, ऐसा डॉक्टर सदाव ने जनरल से कहा। तो इस पर ओल्ड जनरल ने डॉक्टर सदाव की भी तारीफ करी और बोले कि तुम एक अच्छे आदमी हो। वह बड़बड़ाते हुए बोले और उन्होंने यह कह करके अपनी आंखें बंद कर लीं। चूँकि वह बीमार थे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे बीमारी में भी बात कर रहे थे। और डॉक्टर सदाव से बोले कि तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर सदाव उनकी बात को कम सुन रहे थे, उनका दिमाग कहीं और लगा था। अब स्टोरी यहाँ से हटती है और डॉक्टर सदाव को शाम के समय वापस समुद्र के किनारे पर पाया जाता है और डॉक्टर सदाव उस ब्लैक स्पॉट को समुद्र के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे रात में, जहाँ से उन्हें उम्मीद थी कि कोई टॉर्च की रोशनी उन्हें दिखाई दे सकती है, लेकिन वहाँ से शाम से लेकर के अंधेरे होने तक कोई टॉर्च की रोशनी उनको दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है कि उनका प्रिजनर सेफ और निसंदेह वहाँ से जा चुका था और शायद उसको कोरियन फिशिंग बोट वहाँ पर अवेलेबल हो गई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर सदाव ने कोरियन फिशिंग बोट से उस व्यक्ति की भागने में मदद की थी और वह शाम को आकर के दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पर चेक किया और उनको कोई भी टॉर्च की लाइट उन्हें दिखाई नहीं दी। जैसा कि डॉक्टर सदाव ने कहा था कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो तुम मुझे डस्क के टाइम में, जब दिन छिपने लगे उस समय, एक मुझे फ्लैश लाइट दिखा करके इशारा करना। और अच्छी बात यह थी कि कोई फ्लैश लाइट नहीं आई। वह वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे, वेरांडा में पहुँचे और वह समुद्र की तरफ देख रहे थे जहाँ पर वह यंग मैन कभी किसी रात आकर के समुद्र के द्वारा फेंक दिया गया था। डॉक्टर सदाव को अपने एनाटॉमी के टीचर की याद आई जिन्होंने कहा था कि हर सर्जन को अपने नाइफ के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसकी चाकू के नीचे कोई ज़िंदगी पड़ी हुई होती है। फिर उसे अचानक से उस बहुत ही बेढंगी और बेहूदी सी दिखने वाली उस लेडी की तस्वीर उसके दिमाग में आई जो कि उसकी मालकिन थी। और जब वह अमेरिका में थे और उनको मकान नहीं मिल पा रहा था तो उनको सदाव को और हाना को इन्हीं लोगों ने एक रूम दिया था। हालांकि वे जापानीज़ लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इंसानियत और हमदर्दी की वजह से उन्होंने इन लोगों को रहने के लिए जगह दी थी। अमेरिकन्स के मन में जापानीज़ के लिए एक ऐसा प्रेजुडिस था, प्रेजुडिस कहते हैं, एक ऐसा पूर्वाग्रह था, नफरत थी, जिसकी वजह से इन लोगों को अमेरिका के अंदर जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। डॉक्टर सदाव बहुत ज़्यादा उस लेडी के एहसानमंद थे, क्योंकि एक बार MBBS करने के दौरान में और MS करने के दौरान में जब डॉक्टर सदाव की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस लेडी ने डॉक्टर सदाव की बहुत ज़्यादा मदद की थी और वह इस काइंडनेस के लिए उसके बहुत ही आभारी थे। अब उन्हें याद आया वह यूथफुल, वह नौजवान चेहरा जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की हालत में था, बहुत ही परेशानी उसके चेहरे से झलकती थी और वह कोई और नहीं प्रिजनर था जिसका सफ़ेद चेहरा था, जिसको सोच करके वह हेट महसूस कर रहा था। उसने सोचा बड़ी अजीब बात है, एंड आई वंडर वाई आई कुडंट किल हिम, और मैं इस हैरत में हूँ कि मैं उस आदमी को क्यों नहीं मार पाया। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सदाव के माइंड में अभी भी जो अमेरिकन्स के प्रति नफरत है वो दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ इसके हम ये भी देख पा रहे हैं कि उनके अंदर जो एक कॉन्शाइंस वाला हृदय था, जो सरल हृदय था, उसने उस व्यक्ति की मदद की और इंसानियत को बचा कर रखा। तो डियर लर्नर्स, आई होप कि द एनिमी चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से अपने चैप्टर्स को समरी इन हिंदी एंड फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए
जुड़े रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाइव क्लासेस के लिए आप अपने टॉपिक लिखकर हमें भेज सकते हैं। डेफिनेटली हम उन पर लाइव क्लासेस आपके लिए अरेंज करेंगे। सो सी यू सून, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।